गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में मेरा सिलेक्शन हो जाए नवोदय विद्यालय में, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, कहीं पर भी आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह अनुभाग 3 है और यह भाषा हिंदी का है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, भाषा हिंदी की मैं 30 वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। इस पर 30 वीडियो आपकी जो है कि बनने वाली है। अगर आप 30 वीडियो को देख लेते हैं तो अपने ज़िंदगी भर में कभी भी अगर आपको ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं तो फिर आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुलाएंगे, बल्कि उसका सही जवाब देंगे। तो फिर आप इस सभी वीडियो को जो है कि पूरा देखिएगा। तो आज इसका ये पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है, इसका ये पहला वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब हम। तो यहाँ पर आप इसके निर्देश को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाषा परीक्षण में 3 खंड होते हैं। पहला खंड आपका रहता है मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा खंड रहता है आपका अंकगणित और तीसरा खंड रहता है भाषा हिंदी। तो अंकगणित का एक वीडियो अपलोड है, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। और भाषा परीक्षण के जो है कि 7 वीडियो अपलोड हैं, उसको भी देख सकते हैं 2023 के लिए। और भाषा हिंदी का ये पहला अध्याय होने वाला है, ठीक है। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्देश, यहाँ पे निर्देश लिखा है प्रश्न 61 से 80 तक। आपका प्रश्न है 61 से 80 तक। इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। इस भाग में आपके 4 अनुच्छेद दिए रहेंगे। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको जो है कि इस एक अनुच्छेद रहेगा, यहाँ पर जैसे एक अनुच्छेद दिया गया है, तो इस एक अनुच्छेद में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक अनुच्छेद में। और आपके अनुच्छेद कितने रहेंगे? अनुच्छेद आपके 5 रहेंगे। तो ये आपका पहला अनुच्छेद है, तो पहले अनुच्छेद में 5 प्रश्न। तो इस प्रकार से मिला के 5 प्रश्न हो जाएंगे, तो 5 × 25 प्रश्न। तो इसके आपके हिंदी भाषा में आपके कम से कम टोटली 25 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपके कितने अनुच्छेद रहेंगे? यहाँ पर लिखा है ना, नहीं 4 अनुच्छेद। देखिए यहाँ पे 4 अनुच्छेद लिखा है, यानी 4 × 5 = 20 प्रश्न रहेंगे इससे संबंधित। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद रहेंगे। तो ये पहला अनुच्छेद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से 4 तक अनुच्छेद रहेंगे आपके। और यहाँ पर लिखा है 5 प्रश्न दिए गए हैं। हाँ, हर एक अनुच्छेद में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले आप अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे, अनुच्छेद को आप ध्यान से पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और पढ़ना भी अच्छे से है। चलिए आगे भी हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में आपके 4 संभावित उत्तर भी दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे A, B, C और D। तो यहाँ पर लिखा है ना, उत्तर दिए गए हैं जिन पर A, B, C और D क्रमांक अंकित है। इन उत्तरों में एक ही सही है। इन उत्तरों में आपका एक ही सही रहेगा। आपको सही उत्तर पहचान कर और क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में जो प्रश्न सही रहेगा उसमें आपको उसको काला करना रहेगा। जैसे हमारा ये प्रश्न नंबर 61 है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न, चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 61 है। ये यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको। चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो हाँ, अब देखिए 61 दिख रहा है। पीपल का पेड़ कितना पुराना था? मान लीजिए अगर आपका 20 वर्ष पुराना था, इसी को मान लेते हैं हम। नहीं, चलिए बी को मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं। अगर आपका 20 सही है तो प्रश्न नंबर 61 में आपको बी को ऐसे नीला पेन से नीला कर देना है, ऐसे नीला कर देना है। अगर मान लीजिए हमारा 20 सही रहता है तो इसको ऐसे आपको उत्तर पुस्तिका में भरना रहता है। चलिए हमने आपको उत्तर पुस्तिका वाला जो है कि समझा दिया है। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया उत्तर पुस्तिका वाला। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप जब इसको हम पढ़ेंगे ना, इसको तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, द्वीप में उगने वाली छोटी घास। एक द्वीप है, उसमें उगने वाली छोटी घास, कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। मतलब एक द्वीप था, कटीली पत्तियां थी, घास की कटीली पत्तियां थी, उसके बकरियां जो है कि चरती थी। कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती थी।
कुछ मुर्गियाँ उनका पीछा करती थी, मतलब बकरियों की पीछा करती थी। वहाँ एक तरबूज और एक सब्जियों का खेत था। वहाँ पर एक तरबूज और एक सब्जियों का खेत था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। वह वहाँ अकेला पेड़ था। वह वहाँ पर एक मतलब अकेला पेड़ था। एक द्वीप था, द्वीप के बीच में पीपल का पेड़ जो कि अकेला था। बस इतना आप समझ लीजिए। बढ़ी बाढ़ पेड़ था। बढ़ी बाढ़ के दिनों में भी जब पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ता से खड़ा रहा। ठीक है, पेड़ दृढ़ता से खड़ा रहा। जब डूब गया पानी में तो दृढ़ता से जो कि खड़ा हो गया। यह बूढ़ा पेड़ था। लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहाँ से उड़ाकर ले गई। उसे दो चट्टानों के बीच शरण मिल गई। दो चट्टानों के बीच में मतलब कि शरण मिल गई। वहाँ उसने जड़ें जमा दी। वहाँ पर उसने उसके जो है कि जड़ें जमा दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा। इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना है आपको। चलिए अब इससे संबंधित हमारे आ जाते हैं प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 61 है, ध्यान से इसको समझिएगा। पीपल का पेड़ कितना पुराना था? पीपल का पेड़ कितना पुराना था? हमने पढ़ा था ना, पीपल का पेड़ 50 वर्ष पूर्व था, मतलब 50 वर्ष पुराना था, ऐसे ही कुछ लिखा था ना। तो इसका कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 61 का बी वाला होगा। 50 वर्ष पढ़ा था ना हमने। चलिए हम इसको एक बार दिखा भी देते हैं। यह बूढ़ा पेड़ था, लगभग 50 वर्ष पूर्व था। 50 वर्ष देखा ना अभी आपने। ऐसे अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे भाषा परीक्षण में। तो 50 वर्ष। अब प्रश्न नंबर 62 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 62 में लिखा है, द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर एक नाविक रहता था, बी किसान का परिवार रहता था, सी मछुआरा, एक छोटा परिवार। 62 का है तो आपको जवाब देना है डी वाला। देखिए सही होगा, एक छोटा परिवार। पढ़ा था ना हमने, एक छोटा परिवार। देखिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके जड़ें जमा दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने लगा। तो मतलब वहाँ पर एक छोटे परिवार था, मतलब द्वीप पर एक छोटा परिवार था। ठीक है, आपको 62 वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा और 61 वाला भी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है, पीपल का पेड़ किसने लगाया था? किसने लगाया? पीपल का पेड़ किसने लगाया? किसान परिवार ने, या फिर नाविक ने, या फिर नदी या पानी ने, या फिर हवा और प्रकृति ने। हमने देखिए पढ़ा था ना कि हवाओं में पीपल के वृक्ष का मतलब जो रहता नहीं है उसको बीज बोला जाता है, वह उड़कर लग गया था। उड़कर मतलब लग गया था, हमने पढ़ा था ना। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं वो वाला। तो यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, बलशाली हवाएं एक बीज को वहाँ उड़ा ले गईं। उसके दो चट्टानों के बीच शरण मिल गई। वहाँ उसने जड़ें जमा दी। तो यही मतलब हवाएं जो कि उड़ा कर ले गई उसे, और उसने बीज के मतलब अपने जड़ें जमा दी। तो मतलब वहीं पर पेड़ अपना हो गया और ये 4 परिवारों को छाया भी देने लगा। ऐसे करके कहानी दिया गया है। तो बस उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। पीपल का पेड़ किसने लगाया? तो ये प्रकृति, हवा और प्रकृति ने, ठीक है। तो अब हम 64 को देख लेते हैं प्रश्न नंबर। सरल का अर्थ क्या है?
जो सरल रहता है, सरल का अर्थ क्या है वह आपको बताना है। मकान होता है, सुरक्षा होता है, छाया होता है या फिर वर्षा होता है। सरल का अर्थ क्या होता है? तो यह जो प्रश्न नंबर 64 है, ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो आपको 64 है इसका देखिए बी वाला होगा। सरल का मतलब होता है सुरक्षा देना, ठीक है, सुरक्षा करना, सरल का मतलब यही होता है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 65 की तरफ। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 में लिखा है बकरियाँ क्या खाती थी। बकरियाँ जो हैं क्या खाती थी। तो यहाँ पर देखिए घास और कटीली पत्तियाँ। यहाँ पर देखिए डी वाले में हमें सिंपल तरीके से लग रहा है, ए वाला पीपल के पत्ते नहीं हो सकता है, बी तरबूज भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर सी सब्जियाँ, क्योंकि इनका जिक्र ही नहीं किया गया था। जिक्र तो हमें डी वाला किया गया था, घास और कटीली पत्तियाँ बकरियों को खाने के लिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। आई होप क्या स्टूडेंट ये आपको अनुच्छेद 1 आपका सोल्व हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अनुच्छेद दूसरे की तरफ। इसके पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए ये है हमारा अनुच्छेद 2। इसको सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कुछ लेखक कहते हैं कि शेर ऐसे दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ की आवाज़ एक बार में 2-3 दिशाओं से आती प्रतीत होती है। यह बात वैसी असंभव नहीं है जैसी लगती है, क्योंकि पक्षियों की और कीटों की बहुत सी प्रजातियों में यही चकित कर देने वाली शक्ति होती है। स्पष्ट है, स्पष्ट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम। स्पष्ट है कि यदि शेर के पास, स्पष्ट है कि यदि शेर के पास भी यह शक्ति होती है तो यह उसके लिए बहुत उपयोगी है। वह अपने शिकार को रात में आतंक की स्थिति में डाल देगा और वे इससे डरकर उससे दूर भागने के बदले अपने शिकारी की ओर ही भाग सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके प्रश्नों को अब हल करते हैं। इसमें भी देखिए आपको कम से कम 5 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था ना निर्देश में। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पे 66वां प्रश्न को देख सकते हैं, बहुत से के पास यही शक्ति होती है। तो किसके पास ऐसी शक्ति होती है? तो प्रश्न नंबर 66वां यहाँ पे लिखा है बाघों और लकड़बग्घों, शिकारी बनने वाले पशुओं, पेड़ लगने वाले पक्षियों और कीटों की प्रजातियाँ। तो किनकी हम इसमें बात की गई थी? क्यों? डी वाला, पक्षियों और कीटों की प्रजातियाँ। आपने अनुच्छेद में पढ़ा था ना, तो देखिए डी वाला सही है। हमने पढ़ा था कि पक्षियों और कीटों की प्रजातियाँ, तो यही वाला देखिए सही होगा। आपको ध्यान से करके आना है प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 67 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67, यह अद्भुत शक्ति शेर के लिए इस रूप में उपयोगी हो सकती है कि उसका शिकार उससे दूर भाग सकता है, बी कई फीट दूर होने से सुन नहीं सकता, सी उसकी ओर भागा आ सकता है, डी छिपा ही रह सकता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 67, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 67 है इसका सी वाला, उसकी ओर भागा आ सकता है, ठीक है। ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अब 68 की तरफ। तो यहाँ पर 68 में देख सकते हैं बहुत का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए बात नहीं किया गया है। बहुत का पर्यायवाची शब्द आपको अपने से समझ के बताना है।
ठीक है। तो बहुत का पर्यायवाची आपका होगा प्रश्न नंबर 68। बहुत का पर्यायवाची होगा जरूरी या फिर आशा करना, अधिक या फिर सघन। तो देखिए बहुत का पर्यायवाची अधिक होगा। अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक बहुत। देखिए इसका पर्यायवाची यही है, बहुत। कहाँ गया आपका, इधर, अधिक। इसका पर्यायवाची अधिक होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 69 वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आप सब 70 वाले प्रश्न की तरफ तैयार रहिएगा। तो 69 वाले प्रश्न में क्या लिखा है, आतंक का अर्थ है, आतंक, आतंक का अर्थ का भाव बीच में आपको लिखना है। आश्चर्य का भाव है या फिर बहुत भय, बहुत दुख या फिर प्रसन्नता। आपको क्या लग रहा है प्रश्न नंबर 69 का? तो देखिए बहुत भय, जो आतंक रहता है ना, वह क्या रहता है, बहुत भय का भाव रहता है उसमें। ठीक है, आतंक में आपको भय रहेगा। समझ में आया आपको प्रश्न नंबर 69? चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए कहानी को आप जब सही से पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के हल आराम से कर पाएंगे। अगर आप कहानी को सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको करने में बहुत कठिनाइयाँ और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही पेपर से पहले ही तैयारी कर लें। तो प्रश्न नंबर 70 देखिए, शेर की दहाड़ आती हुई लगती है, तो आप यदि उसके पास हों, एक ही दिशा से, 2 या 3 दिशाओं से, केवल जंगली जानवरों को। तो देखिए इसका 2 या 3 दिशाओं से, अभी गूंज मतलब हमने पढ़ा था नहीं था, इसमें 2-3 दिशाओं से आती है, पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था हमने कि आवाज़ एक बार में 2-3 दिशाओं से आती होती प्रतीत होती है, यही हमने पढ़ा था। तो देखिए यही है सी वाला। आई होप कि आपको अनुच्छेद 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अनुच्छेद 3 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद हमारा 3 है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसको हम आराम से पढ़ेंगे। एक समय एक तोता था। एक समय क्या था, एक तोता था, जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेड़ में रहता था। वे सब पके फलों को खाने का आनंद उठाते थे और पेड़ पर खुशी से रहते थे। कुछ वर्ष में अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो गया और उसने फल देना बंद कर दिया। केवल एक को छोड़कर अधिकांश तोते उड़कर भाग गए। उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। देवताओं के राजा सक्का ने तय किया कि वह तोते की परीक्षा लेना। वह हंस का वेश, हंस समझते हैं, हंस मतलब बत्तख के तरह रहता है हंस, उस बत्तख से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। हंस का वेश बदल कर तोते के पास आया। वह जो है कि हंस का भेष बदलकर तोते के पास आया और पूछा कि उसने अभी तक पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा। तोते ने उत्तर दिया, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने बरसों तक मुझे भोजन दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? यह सुनकर सक्का प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपने पुराने रूप में आ गया और बोला, पेड़ के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हुआ। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब हम प्रभावित हुआ उसके बाद उसने तोते से कहा, तुम क्या चाहते हो मुझसे मांगो। मतलब वो वरदान मांगने के लिए बोल रहा है, तुम क्या चाहते हो मुझसे मांगो। तोते ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे मित्र ने अनेक वर्षों तक मुझे शरण दी।
उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगे जैसे पहले लगते थे। ऐसे ही हो, सक्का ने कहा, और फिर वह अंजीर का वृक्ष जीवित हो गया और फलों से जल्दी लद गया। आई होप कि आपको छात्रों समझ में आया होगा यह कहानी। यह कहानी काफ़ी महत्व रखता है आपके जीवन में। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 71 है। तोते ने वहीं रहने का निर्णय क्यों लिया? तोते ने वहीं रहने का निर्णय क्यों लिया? चलिए इसके अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए में लिखा है, वह उड़ने में बहुत आलस्य करता था। वह अंजीर के फल बहुत प्रिय थे। वह स्वार्थी पक्षी नहीं था। उसने अन्य फल पसंद नहीं थे। तो इसमें से देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए हम इसको बता देते हैं आपको। तो जो प्रश्न नंबर 71 था, वह स्वार्थी पक्षी नहीं था। समझ रहे हैं आप? वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, इसलिए वह जो है कि तोते ने वही रहने का निर्णय किया, क्योंकि वह स्वार्थी पक्षी नहीं था बाकियों की तरह कि अब इसमें फल नहीं लगेगा तो हम उड़कर चले जाएं। क्यों? समझ में आ रहा है आपको कि अब यह फल नहीं देगा तो हम उड़कर अब चले जाएं दूसरे जगह? ऐसा नहीं होता है। उस पर वह जो है कि रहा काफ़ी समय तक, जिस पर कि कोई भगवान एक रहते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वही फिर बाद में वरदान मांगता है। तो चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सी वाला आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्रश्न नंबर 71, तोते ने वहीं रहने का निर्णय क्यों लिया? तो सी होगा इसका, वह स्वार्थी पक्षी नहीं था। चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 72 यानी 72 अनुच्छेद में वेश बदलकर, अनुच्छेद में वेश बदलकर का अर्थ है। तो इसका कौन सा सही होगा? ए, अपना रूप रंग बदलना। बी, सूरत बिगाड़ लेना। सी, बी के बाद आता है सी, मेकअप करना। डी, कोई वर्दी पहनना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 72, अपना रूप रंग बदलना। वेश बदलकर मतलब अपना रंग रूप बदलना होगा। वेश बदलना, आप समझ रहे हैं? वेश बदलना यानी अपना रंग और रूप बदलना। ठीक है, इसका यही होगा। वेश बदलना यानी अपना रंग रूप बदलना, इसका अनुच्छेद होगा ये। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। तो इसका देखिए ये वाला सही होगा, हमने बता दिया ना, रंग और रूप बदलना। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तो ये 73वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तोते ने सक्का से मांगा खी। मतलब तोते ने सक्का से क्या मांगा? ठीक है, अन्य तोते की को वापस बुला ले। मतलब तोतों को बुलाना चाहता था, या फिर पेड़ सदा जीवित रहे, पेड़ फिर से शरण दे, पेड़ में साल भर फल लगे। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि पेड़ में जो है कि साल भर फल लगे, यही वरदान मांगा था। तो डी वाला इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 73 का डी वाला सही होगा। 74वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, कहानी में हमें क्या बनने की शिक्षा मिली? मतलब क्या कहानी, मतलब क्या बनने की हमें शिक्षा देती है? यही हमने देखिए आपको बोला था ना कि आप कहानी को समझिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो यह कहानी आपको क्या शिक्षा देती है? क्या बनने की शिक्षा देती है? ईमानदार बनने की शिक्षा देती है, या फिर सच्चा बनने की शिक्षा देती है, या फिर कृतज्ञ, या फिर डी, ध्यान रखने वाला? आपको क्या शिक्षा देती है? समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो देखिए इसका जो सही होगा वह सी वाला सही होगा। वह आपको कृतज्ञ बनने की शिक्षा देती है कहानी। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 75वें की तरफ। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 75 स्टार्ट हो गया है। तो
इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप सब। अधिकांश तोते उड़कर भाग गए क्योंकि, अधिकांश तोते उड़कर भाग गए क्यों, क्या कारण था? कहानी में आपने पढ़ा होगा ना, वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते। पेड़ चाहता था कि वे चले जाएं। वे हंस से डरते थे। देवताओं का राजा चाहता था कि वे जाएं। मतलब क्या कारण था आपको बताना है। इनमें से बताइए कौन सा कारण है, कोई छात्र बताएगा हमें? चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते। पढ़ा था ना हमने कि अब अंजीर का पेड़ नहीं लगेगा। तो वही तोते ने वरदान मांगा कि अब लगे, तो मतलब साल भर लगने के लिए उन्होंने वरदान दिया। ठीक है, तो यही ए वाला सही होगा। वे अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते थे, इसलिए वह उड़कर चले गए। चलिए, आई होप कि आपको ये अनुच्छेद 3 भी समझ में आ चुका होगा। अब आ जाता है हमारा लास्ट अनुच्छेद, यानी चौथा अनुच्छेद। चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए, अब ये हमारा अनुच्छेद 4 आ गया। इसको भी अब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, शीला को रात का आकाश देखना अच्छा लगता है। एक शीला थी, उसको आकाश देखना रात में अच्छा लगता है। यह समझिए आप। रात में बहुत सारे तारे चमकते हैं। रात में बहुत सारे तारे चमकते हैं। कभी कभी वह अपने पिताजी के कंधों पर चढ़ जाती। उसे लगता वह राजकुमारी है और तारों के और निकट बैठी है। तारों के और निकट बैठी है। एक दिन दोपहर बाद उसके पिता ने उसके पिता ने कहा, हम समुद्र तट को जाने वाले हैं। क्या यह मज़ेदार नहीं है? शीला खुश नहीं थी। अगले दिन सुबह वे समुद्र तट को गए और शीला ने सीपियाँ इकट्ठी की। शीला को एक अनूठी चीज़ मिली। यह बड़े संतरी रंग के गुद्देदार तारे सी लग रही थी। क्या यह आकाश से गिरा और यह चमक क्यों नहीं रहा है? यह तारा नहीं है। उसके पिता मुस्कुराए। यह तारा मीन है। यह समुद्र में रहती है। शीला ने तारा मीन को समुद्र में रख दिया। वे लहरें देखते रहे जो तारा मीन को वापस समुद्र की ओर बहा ले गई। चलिए इसके बाद शीला और तारा मीनों को ढूंढने लगी। उसे तारे और तारा मीन दोनों पसंद है। उसने समुद्र तट पर लाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको ये कहानी समझ में आएगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप कहानी को पहले ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, कहानी जब हम पढ़ते हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिए और अपने ऊपर सोचिए। जो आप उसको अच्छे से सोचेंगे ना तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमारा 76 है। तो इसमें लिखा है, शीला ने समुद्र तट पर क्या किया? शीला ने समुद्र तट पर क्या किया? आकाश को देखा, तारामीनों को एकत्र किया, सीपें एकत्र की, तारे देखे। तो जो कि सीपें एकत्र की, ठीक है, सीपें एकत्र की, ये वाला सही है, जैसा कि हमने भी पढ़ा था। ठीक है, सीपें एकत्र की। प्रश्न नंबर 76 का सी वाला हमारा सही है।
अब चलिए अपने प्रश्न नंबर 77 की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा है, तारामीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तारामीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आकाश से गिरी थी, आकाश से गिरी थी, चमक रही थी, संतरी रंग की थी, मरी हुई थी। तो सी वाला संतरी रंग की थी, जो तारामीन था ना वह संतरी रंग का था। जैसे ही अनूठी का क्या अर्थ है? अनूठी माने क्या होता है? अर्थ इसका बताइए। अनोखी, बुरी, डरावनी, मजेदार। तो 78 का देखिए हमारा अनोखी होगा। अनूठी माने अनोखी, कोई अनोखी वस्तु। ठीक है, चलिए 79 की तरफ चलते हैं। अब हम अपने विचार से शीला क्या है? अपने विचार से मतलब आपके विचार से शीला क्या है? सुंदर राजकुमारी है, या फिर सीपियाँ बेचने वाली लड़की, समुद्र तट पर रहने वाली लड़की, छोटी और प्यारी सी बच्ची थी। तो कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए वह एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। समझ रहे हैं आप? कहानी से ही आपको अंदाज़ा लग जा रहा होगा कि हाँ वह एक छोटी सी बच्ची रही होगी। तो यह सही ऑप्शन इसका डी वाला है, छोटी सी और प्यारी सी वह एक बच्ची थी। अब यह हमारा लास्ट वाला प्रश्न है 80 का। तो आप सब जो है कि ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। 80 में क्या लिखा है? शीला को क्या पसंद नहीं था? उसको जो चीज़ पसंद नहीं था वह इसमें से आपको बताना है। पिता के कंधों पर चढ़ना, सीपें एकत्र करना, समुद्र तट पर जाना, तारामीन एकत्र करना। तो उसको जो पसंद नहीं था वह समुद्र तट पर जाना, समुद्र तट पर उसको जाना पसंद नहीं था। आई होप कि आपको स्टूडेंट यह वीडियो समझ में आया होगा। जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए छात्र हैं तो, जिससे आपका तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए गुड बाय।